You are watching Poonch Live. नाज़रीन आदाब। हुकूमत की जानिब से गरीब लड़कियों की शादी के लिए स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें गरीब लड़कियों की शादी के लिए 50,000 की माली इमदाद दी जाती है। इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए शादी से 1 महीने पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। बहुत से लोगों ने हमें मिलकर और कुछ ने फ़ोन कॉल्स करके ये दावा किया है कि उन्होंने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी फ़ाइल्स को रिजेक्ट किया गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमने बात की है सोशल वेलफेयर ऑफिसर पूंछ रहीम खान से। आइए सुनते हैं पूंछ लाइव से बात करते हुए उन्होंने इस स्कीम के बारे में क्या कहा। देखिए, आज आपको बुलाने का मकसद यही था कि जो स्टेट मैरिज असिस्टेंस को लेके एक दो जो वीडियोस हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पे, और लोग पब्लिक जो है वो एक दो लोग हैं जिनका ये कंसर्न था कि हमारे केसेस ऐसे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मसला वो नहीं है। एक्चुअली जो मीडिया ने वो पब्लिश की है वीडियो, उन्होंने हमसे वर्जन नहीं लिया है कि वो रीज़न क्या था उनकी रिजेक्शन का, केसेस का। एक तो ये है कि जो भी स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है जो रिवाइज हुई है एज़ पर न्यू गाइडलाइन, रीस्ट्रक्चर हुई है, तो उसमें क्या है कि जो मैरिजेबल एज की लड़की है जो 18 साल से ऊपर है और जो बालिग है वो अप्लाई करेगी जन सुगम पोर्टल पे। इसमें एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जन सुगम पोर्टल। जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो वहाँ बंदा अप्लाई करता है इसके लिए। उसमें उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एज प्रूफ, या फिर उसके साथ एक मैरिज कार्ड, जो मैरिज उसकी फ़िक्स रहती है कि इस डेट को हमने मैरिज करनी है, उसके लिए वो कार्ड बनाते हैं। उस साथ ही साथ एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट से वो एफिडेविट देते हैं कि हम इस डेट को शादी कर रहे हैं। उसमें डेट्स उनको मेंशन करनी पड़ती हैं, और ये भी बताना पड़ता है कि किसी और स्कीम में या किसी और डिपार्टमेंट से उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया है, तो तभी वो एलिजिबल होते हैं इस स्कीम के लिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है कि बहुत सारे बेनिफिशरी जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो अप्लाई करते हैं, और कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो अप्लाई करते हैं और एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो फुलफ़िल नहीं करते। जैसे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि बीपीएल और एएवाई, बीपीएल, पीएचएच और एएवाई राशन कार्ड होल्डर्स ही जो हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। एनपीएचएच और एपीएल राशन कार्ड होल्डर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो क्राइटेरिया को जो है लोगों को पता भी है, और मैं फिर से आपकी वसासत से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एएवाई और पीएचएच राशन कार्ड होल्डर, जिसको पहले बीपीएल कहते थे, वही एलिजिबल हैं इस स्कीम के तहत। और साथ में जो लड़की है वो मेजर होनी चाहिए। एक हमने केस देखा कि सुरन कोर्ट का केस था, उसमें लड़की माइनर थी और उन्होंने फॉर्म भरा हुआ था। उसके बाद हमने इंटरवीन किया, शादी रुकाई, और पुलिस को लिखा इसमें कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं या फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व था उस पर अंडर चाइल्ड प्रोबेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में कार्रवाई की जाए। तो साथ ही साथ आपने भी देखा होगा कि रिसेंटली हमने कोई ऐसे केसेस पकड़े जिसमें शादियां हो चुकी हैं, लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। उसमें हमने पुलिस को लिखा कि आप इसमें एफआईआर लॉन्च करें। देखिए, इसमें बहुत सारे अनासिर हैं जो अनड्यू बेनिफिट लेने के लिए लोगों को उकसाते हैं कि आप अप्लाई कर लो, आपको पैसे मिल जाएंगे। या मैं ये नहीं कहता कि हमारे ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व ना होंगे, इधर से भी कोई फीडबैक मिलता होगा पहले। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको बाद में हमने रेक्टिफाई किया और उनको रिजेक्ट किया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो आप मीडिया में आके ये गलत बयानी कर रहे हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट उनकी जो केसेस हैं उनको देखता नहीं है। डिपार्टमेंट जो है, जो भी एलिजिबल है एज़ पर स्कीम गाइडलाइन, उसके साथ है। जो भी बेनिफिशरी है उसमें जो बेनिफिशरी है उसको 1 महीना पहले जन सुगम पोर्टल पे अप्लाई करना है शादी के लिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शादी के बाद अप्लाई करते हैं, शादी के 1 महीने बाद अप्लाई करते हैं। वैसा नहीं है, शादी से 1 महीना पहले अप्लाई करना है। मैं तो कहूँगा शादी से 1-1.5 महीना पहले अप्लाई कर लें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या है कि एप्लीकेंट जो है या बेनिफिशियरी जो है वो कोई कागज़ भूल जाता है, कि जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में वो कहीं स्कूल से ले आता है मगर उसमें कुछ रिक्वेसाइड फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल नहीं होती। जैसे किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने डेट ऑफ बर्थ इशू कर दी, वो काउंटरसाइन होना ज़रूरी होता है ZDO से
कंसर्न जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है उसका काउंटरसाइन होना ज़रूरी है उस डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे। और इसमें खाली हम अपने लेवल पे रिजेक्शन नहीं करते, इसमें एडीडीसी ऑफिस से एक कमेटी तश्कील की गई थी जिसमें हमारा तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर, कंसर्न सुपरवाइज़र और आंगनवाड़ी वर्कर उनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे, जो कि फील्ड में ही काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही जो फॉर्म हैं समाज के वो रिजेक्ट होते हैं और एक्सेप्ट होते हैं। क्योंकि उसमें हमने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला कि पहले ये नहीं था कि जो बेनिफिशरी है अपना जियो टैग फ़ोटो उस दिन का, जिस दिन शादी होगी, वो जियो टैग फ़ोटो उस फील्ड फंक्शनरी को प्रोवाइड करेगा और देगा भी। और इवन फील्ड फंक्शनरीज़ को भी हमने यह हदायत दी है कि जिस दिन जहाँ शादी हो आप वहाँ मौके पे पहुँचें, आप उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करवाएं। और साथ ही साथ जो फॉर्मेट हमने निकाला था उसमें 2 विटनेस के भी हमने रखे हैं प्रोविज़न, कि 2 विटनेस और प्लस इवन गर्ल की जो पेरेंट है, फादर है, उसका साइन भी लेना है कि ये शादी सच में हुई है कि नहीं हुई है। बहुत सारे केसेस में हमने ये पाया कि जब हमने कॉल्स की, इसमें हमने अगर किसी बेनिफिशरीज़ को कोई दिक्कत आती है, हमने यहाँ पे एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ अपने ऑफिस में, वो डेली उनको कॉल करता है। जिसमें भी कोई डेफिशिएंसी है डॉक्यूमेंट को लेके, वो यहाँ से आप उनको डेली कॉल करता है कि आप इस फार्म में ये डेफिशिएंसी है, ये लैक्यूना है, आप उसको रेक्टिफाई करें ताकि आपका टाइमली जो फार्म है हमारे तक पहुँचे और हम आगे फॉरवर्ड करें। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बेनिफिशरी उसको अनदेखा कर लेता है। जैसे हमने कहा कि आज डेट है 24, हमने कहा कि जनाब आज आपका ये डॉक्यूमेंट है, ये अपलोड नहीं है। जैसे डेट ऑफ बर्थ किसी का अपलोड नहीं है, किसी का एफिडेविट है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट से अटेस्ट होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करते हैं, वो उसमें लैक्यूना है, तो वो टाइमली रेक्टिफाई नहीं कर पाते अपनी जो है उनका जो डेफिशिएंसीज़ को, उसकी वजह से भी उनकी रिजेक्शन हो जाती है। हमारे लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी ऐसा केस हमने फॉरवर्ड नहीं करना है जो एलिजिबल नहीं हो एज़ पर गाइडलाइन। हाँ, इवन में आपको ये भी साथ में एक डॉक्यूमेंट था, जैसे जुडिशल मजिस्ट्रेट से उसने एफिडेविट भी देना है, अटेस्टेड होना चाहिए, ना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। तो ये सारी फॉर्मेलिटी जब कोई फुलफ़िल करता है तभी वो एलिजिबल होता है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के लिए। तो मैं आपकी वसाजत से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप जो है जो हमारी गाइडलाइन इशू हुई हैं स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम की, गवर्नमेंट ऑर्डर आप जब सर्च करेंगे गूगल पे या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्डर ऑलरेडी है वहाँ पे, और हमने डिस्ट्रिक्ट जो वेबसाइट है वहाँ पे भी डाला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप जितने हैं उनमें भी शेयर किया है गवर्नमेंट ऑर्डर। तो आज मैं आपकी वसाजत से भी ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है आपको भी दूंगा, आप भी काइंडली इसको अपनी जो हैंडल है उस पर शो करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिले। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर मैं आपको बता देता हूँ 49-JK सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ 2022 डेटेड 22/3/2022। ये गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसके बाद जो पहले अर्लियर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम थी उसको रिस्ट्रक्चर किया गया और जो नई स्कीम लागू की गई जिसमें हम बेनिफिशरी को 50,000 रुपया शादी करने के लिए देते हैं, मगर उसमें एप्लीकेंट को 1 महीना पहले, शादी से पहले अप्लाई करना है। शादी की डेट में और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की डेट में पूरा 1 महीना होना चाहिए। अगर किसी के 29 दिन हैं, किसी के 28 दिन हैं, वो फार्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ कि एप्लीकेंट ने फार्म भरा, एलिजिबिलिटी वो फुलफ़िल कर रहा था 1 महीने की, और उसके बाद बीच में क्या किया, उसने कहा कि दूल्हे को फ़ॉरेन जाना है, ठीक है, तो वो फ़ॉरेन चला गया, उसने एडवांस शादी कर ली 20 दिन पहले या 15 दिन पहले। वो जो गाइडलाइन का 1 महीने का टाइम लाइन है वो ब्रेक हो गई, उसमें फ़िक्स है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम लाइन को जो ब्रेक करेगा उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, ना डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाता क्योंकि उसमें जो एप्लीकेंट है, जो बेनिफिशरी है, उसने एफिडेविट दिया होता है जज के आगे कि हमारी इस डेट को शादी होनी है, तो वो फिर बाद में मुकर नहीं सकता कि नहीं मैंने वो झूठा दिया था या फिर वो चेंज कर देगा। अगर सपोज चेंज भी करता है, उसको डिपार्टमेंट को रीज़न बताना है कि क्यों चेंज कर रहा है और टाइमली बताना है, फिर उसको वो शादी प्रीपोन करनी है, फिर मगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफ़िल नहीं करेगा, फिर दोबारा जब फार्म भरेगा या फिर डॉक्यूमेंट अटैच करेगा तो महीने का जो टाइम लाइन है वो फिर वो फुलफ़िल नहीं कर पाता। वो इस कारण जो है वो सारे फार्म रिजेक्ट हो जाते हैं।
रिसेंटली हमारे पास कुछ केसेस आए तहसील हवेली के। उसमें क्या था कि जब शादी की डेट थी, हम यहाँ से टेलीफोन भी करते हैं बेनिफिशियरी की, हमारी टीम वहाँ पहुँच रही है तो आपके यहाँ वो चेक भी करेंगे कि शादी हो भी रही है कि नहीं हो रही है। उस टाइम वो बेनिफिशियरी बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं जनाब अब हमने पोस्टपोन कर ली है, हमें ये पंगा हुआ, वो पंगा हुआ, लड़की बीमार हो गई। तो ये जो है ये टैक्टिक्स हम चलने नहीं देंगे। जो एलिजिबल होगा, जो बेनिफिशियरी एलिजिबल होगा उसको पैसे सरकार की तरफ से फुल इमदाद मिलेगी। मगर अगर कोई ये सोचे कि गवर्नमेंट का पैसा हम लेके बच जाएंगे या फिर बच निकलेंगे, वैसा होगा नहीं। तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई किसी बेनिफिशियरी ने ऐसे अनड्यू बेनिफिट लिया है गवर्नमेंट स्कीम का, उसे रिकवरी भी इनिशिएट की जाएगी और हम इस पहल में काम कर भी रहे हैं। हमारी जो है HEW DHEW पहले कहते थे, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अब हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऑफिशियल जो हैं गांव-गांव जाते हैं। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी सुपरवाइज़र्स गांव-गांव जाती हैं, उनको स्कीम गाइडलाइन पता है। इवन हमारे फील्ड फंक्शनरीज़ जैसे हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, उनका फील्ड स्टाफ है, प्लस हमारा जो स्टाफ है, हर एक को गाइडलाइन के बारे में पूरा ब्रीफ करते हैं हम। इवन जब मैंने ज्वाइन किया था, फर्स्ट डे ही हमने इस स्कीम का पूरा जो है अवेयर किया था लोगों को कि ये स्कीम है, ये गाइडलाइन है। क्योंकि हमने उस टाइम भी नोटिस किया था कि रमज़ान में ही कोई लोगों ने 150 लोगों ने शादियां बुक कर दी, फिक्स कर दी। बाद में जब हमने वेरिफिकेशन की बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हमने पोस्टपोन कर दी। तो ये है कि सरकार की तरफ से आप सोचेंगे कि ऐसे पैसा मिल जाएगा या फिर आप ऐसे अनड्यू बेनिफिट लेना शुरू कर देंगे, वैसा होता नहीं है। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होती है इसमें। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गाइडलाइन है आप पूरा प्रॉपर पढ़ें उसको। उसमें एप्लीकेंट या बेनिफिशियरी को जो मैरिजेबल एज अचीव कर गई है लड़की और जिसकी माँ बाप शादी करवा रहे हैं, वो 1 महीना पहले शादी से या 1.5 महीना पहले फॉर्म भर दें, ठीक है। अगर और साथ में वो जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें एक तो आपका राशन कार्ड रहेगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रहेगी बच्ची की, उसके बाद आपका एफिडेविट रहेगा जुडिशल मजिस्ट्रेट से, शादी का कार्ड रहेगा और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करने के बाद एप्लीकेंट को ऑफिस के हमने नंबर्स भी डिस्प्ले किए हैं। इवन अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो कुछ आता है, वो पूछ ले कि मेरा फार्म जो मैंने अप्लाई किया है वो ठीक है कि नहीं है, क्लैरिफाई कर ले, ताकि उसके माइंड में कोई आशंका ना रहे कि मेरा फार्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है फील्ड की। फील्ड फंक्शनरीज़ जो हैं फील्ड में जाके ये पता करते हैं कि एक्चुअल में शादी है कि नहीं है। फील्ड फंक्शनरीज़ हमें रिपोर्ट देते हैं कि इसमें शादी थी या नहीं थी। उसमें रिपोर्ट्स आती जैसे ऑलरेडी मैरिड है या मैरिड अनमैरिड है, या फिर मैरिज जो है पोस्टपोन हो गई है, या फिर मैरिज जो है लड़की जो है माइनर है। तो इस टाइप की रिपोर्ट्स हमें आती हैं फील्ड से। तो उन रिपोर्ट्स की बिना पर ही हम जो केसेस आगे प्रोसेस करते हैं। तो कोई ऐसे सोचे कि हम ऐसे ही प्रोसेस कर देंगे, वैसा होता नहीं है। इसमें पूरा सेट प्रोसीजर है। तो उस हिसाब से जो है हम केसेस को प्रोसेस करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। जी।